नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, आपको पता है एनवीएस और ईएमआरएस के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपकी आईसीटी हो गया, इसके बाद रीजनिंग हो गया। ठीक है। इसके साथ ही जो हिंदी और इंग्लिश आती है, उसकी भी प्रैक्टिस इसी में हो रही है। मतलब अभी हम लोग सारी कंबाइंड प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। तो पिछली 7-8 क्लासेस हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपने देख ली होंगी और आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही जो करंट है, क्योंकि करंट तो पिछली बार का मतलब जो पिछले क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर है, करंट वो तो पूछा नहीं जाएगा। तो करंट की इसलिए आपकी अलग से क्लासेस चल रही है, जिसमें 2024 का भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपको करवाया गया है। जिससे आपका एजुकेशनल करंट अफेयर है तो एक एक टॉपिक करके सारी चीजें करवाएंगी। इसके साथ ही 2025 का करंट भी एजुकेशनल करंट अफेयर ये आपका हो रहा है। इसके साथ ही मंथली भी करंट अफेयर आपका स्टार्ट हो गया है दिसंबर से। ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं दिसंबर का। और जनवरी का आपका पूरा हो गया है। जल्दी आपका फरवरी का भी मैं लेके आऊंगी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी ये जो 7 सेट हो गए हैं, तो कोई बच्चा ये सोचे कि इसमें क्या करवाया जा रहा है। आपके जो कॉमन पेपर है, जैसे आप थंबनेल पे देखते होंगे कि कॉमन पेपर लिखा हुआ है, तो कॉमन पेपर में आपके सारा कुछ ही आ जाता है, आईसीटी, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। इसके साथ आपके जो और भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी में टीचिंग एप्टीट्यूड भी आता है। ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। तो आप लोग करिएगा। ठीक है। आपका नोटिफिकेशन जब भी आता है तब तक लेकिन आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो, जिससे कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर जब भी नोटिफिकेशन आता है तब रिवीजन करते चलें। और साथ साथ में जो भी आपको जैसे इम्पोर्टेंट लगता है, या फिर जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको इंग्लिश थोड़ी टफ लगती है, तो इंग्लिश में जो भी करवाया जाता है, जो वर्ड हैं, सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, या फिर ईडम्स हैं आपके, तो वो सब आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। जिससे कि आपके बहुत सारी वोकेबुलरी भी तैयार हो जाएगी, और आप केवल रिवीजन करने को रह जाएगा जब आप भी आपका एग्जाम होता है तब। ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बताइएगा इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही है, और कौन सा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल नया लगा। ठीक है। तो चाहे आपके कितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सारे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं इसमें से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू लर्निंग पैराडिग्म। यहाँ पे मैं बता दूं ये टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके क्वेश्चन है। ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन है, फिर आपका इंग्लिश है, और फिर आपका हिंदी भी है इसमें। ठीक है। तो जो भी आपको टर्म लगते हैं वो आप नोट डाउन जरूर करेंगे। अपने नोट्स बनाने का फायदा होता है, एक तो आप एक बार जब नोट्स बनाते हैं तब आपका रिवीजन होता है, दूसरी बार जब रिवाइज करते हैं तो आपको जल्दी से रिवीजन करने में भी मदद मिलती है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अधिगम का प्रतिमान नहीं है। मतलब जो लर्निंग पैराडिगम है, लर्निंग पैराडिगम का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई भी चीज है उसी के हिसाब से चेंज होती रहती है, बिहेवियर के हिसाब से, या फिर मतलब जैसा वातावरण है उसके हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पे दिया गया है स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सामाजिक संरचनावाद, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, ह्यूमनिज्म मानवतावाद। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, जो संरचनावाद आपका होता है, इसमें क्या होता है, जो फैक्ट्स होते हैं आपके, मान लो कोई भी चीज को लेके, जैसे हम लोगों ने पहले क्या होता था, पहले बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा भी देखा गया, केवल किताब में जो दिया गया ज्यादातर पहले बच्चे करते थे ना कि परीक्षा जैसे पास में आई, मान लो आपका बीए कर रहे हैं या फिर और कोई सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो परीक्षा पास में आई तब एक महीने पहले पढ़ लिया किताबों से। ठीक है। उनका है कि केवल पेपर हमारा पास हो जाए। ठीक है। तो इसमें मेन होता है कि फैक्ट से रिलेटेड चीजें होती है स्ट्रक्चरलिज्म में। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है। पहले से सारी चीजें आधारित होती हैं। ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है, सामाजिक संरचनावाद। इसमें समाज के अकॉर्डिंग या समाज की जो भी नीड है उसके हिसाब से चेंजमेंट आपको दिखते रहेंगे। जैसे आपके
यहाँ पे बात करते हैं कि बच्चों को लेके, तो कौन सा बच्चा कैसा है उसके हिसाब से टीचिंग मेथड होगा, है ना। और उसके हिसाब से एक्टिविटी करवाई जाएगी। कोई अगर डिसेबल्ड बच्चा है, मान लो किसी बच्चे को आंखों में कोई दिक्कत है, तो उसको सबसे आगे बिठाएंगे जिससे कि वो सारी चीजें अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से देख सके, ठीक है। मतलब जैसी नीड है उसके हिसाब से चेंजमेंट इसमें होता रहता है, चाहे वो टीचिंग एड्स हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी है, या फिर टीचर का बिहेवियर है बच्चों को लेके, ठीक है। सामाजिक संरचना बाद में, इसके बाद बिहेवियरिज्म में क्या हो गया, इसमें भी आपको चेंज देखने को मिलते हैं। इसका नाम ही क्या हो जाएगा, जो मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, तो इसमें भी मॉडिफिकेशन होता रहता है। इसके बाद है आपका मानवतावाद, ठीक है। तो यहाँ पे भी मानवतावाद में भी है कि चीजें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे अलग हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। क्योंकि इसमें चेंज नहीं होगा, जो एक फैक्ट बना दिया गया है या फिर जो एक तथ्य बना दिया गया है वो हमेशा वैसा ही रहेगा। बाकी ये जो तीनों हैं इनमें आपको चेंजमेंट देखने को मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। जैसे अभी टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा यूज है, एआई का यूज हो रहा है। पहले क्या होता था, इतना नहीं यूज था। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे चीजें होती जा रही है, वैसे हमारा समाज भी बदलता जा रहा है, ठीक है। लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन आप देख देख सकते हैं आप। इसके बाद मानव में भी, मानव मतलब जो ह्यूमन है उसमें भी आप चेंजमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन 2009 भारत सरकार ने किस उद्देश्य से बालकों हेतु निशुल्क और आवश्यक शिक्षा के अधिकार को लागू किया था। मतलब भारत सरकार के द्वारा जो निशुल्क शिक्षा लागू की गई थी, आपकी आरटी 2009 की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। कितने, 6 से 14 साल। और अगर डिसेबल्ड बच्चे हैं, मान लो आपसे पूछा जाता है कि डिसेबल्ड बच्चे हैं तब कितनी होगी, तो 6 से 18 साल उनकी एज होगी डिसेबल्ड बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, नॉर्मल है तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगी। लेकिन अगर उसमें डिसेबल्ड वर्ड आपको दिखता है तो 6 से 18 साल, ठीक। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो आरटी बनाया गया था वो किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, फुलफिलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, मतलब संवैधानिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए, या फिर डेवलपिंग क्वालिटी मैन पावर इन द कंट्री, देश में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकास हेतु, गेटिंग पॉलिटिकल लेवरेज ओवर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, विरोधी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर राजनीतिक उत्तोलन पाने के लिए, या फिर है आपका देश में बाल मजदूरी खत्म करने के लिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, संवैधानिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए, मतलब जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी में आपको पता है कि 11वीं जो अनुसूची है उसमें एक फंडामेंटल राइट जोड़ा गया है कि जो बच्चे के माता पिता हैं वो उनको, उनकी ये कर्तव्य है कि बच्चों को वो पढ़ने के लिए भेजेंगे, ठीक है। तो ये, एक तो यही हो गया फुलफिलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, संवैधानिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए, क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी में रखा गया है कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद डेवलपिंग क्वालिटी मैन पावर इन द कंट्री, देश में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकास हेतु, तो आपका यहाँ पे ए और बी हो गया। इसके बाद विरोधी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर राजनीतिक उत्तोलन पाने के लिए, तो ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद देश में बाल मजदूरी खत्म करने के लिए, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए एंड बी आंसर। इसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि जो आरटी 2009 है, ठीक है, इसमें 6 से 14 साल के जो बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसमें बात की गई थी, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं वो सब बताएंगे कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये बात बोली गई थी, ठीक है। अमेंडमेंट बताएंगे प्लस उसका ईयर भी बताएंगे, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो जो बच्चे भी कमेंट नहीं करेंगे मतलब वो अभी भी सीरियस नहीं है पढ़ने को लेके, अभी भी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। तो आप बताइएगा कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोला गया था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, चूज द बेस्ट सीक्वेंस दैट इंश्योर एजुकेशनल राइट टू द चाइल्ड एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्कूली स्तर पर बालक के शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु श्रेष्ठतम क्रम चुनिए।
अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें बताना है कि माध्यमिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं उसमें बालक के शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम क्रम बताना है। यहाँ पे मतलब आपको एक से ज्यादा आंसर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले है कि मार्किंग लीगल प्रोविजन विधि प्रावधान। इसके बाद है बाल अधिकार हनन को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम टू चेक चाइल्ड्स राइट्स वायलेंस, ठीक है। इसके बाद है कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स एंड प्रिंसिपल ऑन चाइल्ड राइट्स। बाल अधिकारों पर शिक्षक और प्राचार्य हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। नेक्स्ट है आपका होल्डिंग सेमिनार कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप ऑन दिस इशू, ठीक है। तो माध्यमिक स्कूली स्तर पर बालक के शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से इसमें पॉइंट हैं जो आपको ज्यादा सही लगते हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा, ऐसे में हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें कौन सा नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे सारे ही हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया है। श्रेष्ठतम क्रम चुनिए, यहाँ पे सीक्वेंस बताना है, ठीक है। चूज द बेस्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले है विधि प्रावधान, मतलब बच्चों के लिए जैसे चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो गया या फिर आपका सेकेंडरी एजुकेशन हो गया। सबसे पहले है कि कोई भी उसके लिए हम लोगों को शैक्षिक अधिकारों की अगर बात की जाती है सबसे पहले क्या होगा, विधि प्रावधान, ठीक है। मतलब उसके लिए लीगल प्रोविजंस कुछ बनाए जाएंगे। इसके बाद है बाल अधिकार हनन को रोकने हेतु सख्त निगरानी। फिर सेकेंड है बाल अधिकारों पर शिक्षक और प्राचार्य में प्रशिक्षण का प्रोग्राम। इस मुद्दे पर गोष्ठी सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन। पहले तो देखो लीगल प्रोविजन आएगा, फिर क्या होगा, उसके बाद उस पे सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप होंगे, ठीक है। अगर कोई भी इशू है तो दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, बाल अधिकारों पर शिक्षक और प्राचार्य में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए, ठीक है। तो तीसरा आपका सी हो जाएगा। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम टू चेक चाइल्ड राइट वायलेंस, बाल अधिकार हनन को रोकने के लिए सबसे लास्ट में आपका बी आएगा, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे थोड़ा इसकी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से दिखे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल प्रिंसिपल विल इमर्ज एज गुड एजुकेशनल लीडर। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न स्कूल प्राध्यापकों में से कौन एक अच्छा शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने वाला निकलेगा। मतलब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए जिनको पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा सबसे अच्छा स्कूल प्रिंसिपल होगा, ठीक है। किसके लिए, अ गुड एजुकेशनल लीडर। तो अ वेरी सोशल पर्सन विद प्लीजिंग हैबिट्स, एक अत्यधिक सामाजिक व्यक्ति जो खुशनुमा मिजाज रखता हो। या फिर एक अनुभवी अध्यापक जिसने एक बड़े विदेशी विश्वविद्यालय से नेतृत्व की डिग्री ली हो, मतलब किसी ने लीडरशिप की डिग्री ली हो, कहाँ से, फॉरेन कंट्री से। इसके बाद है अ थॉट आउट टॉपर एंड मेरिटोरियस एकेडमिशियन, सदा टॉप करने वाला एक मेधावी अकादमीय विद्वान। या फिर अ टीचर हुज क्लास रिजल्ट आर एक्सीलेंट इज अ हार्ड टास्क मास्टर एंड येट पॉपुलर एमंग स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पढ़ने से भी सारी चीजें समझ में आ रहे हैं। मतलब प्लीजिंग हैबिट हो सबके, कहते हैं कि सबको खुश रखने की आदत, ये तो नहीं होगा। इसके बाद है कहीं विदेश से उसने डिग्री ली हो, ये भी आपका आउट हो जाएगा। इसका जो हमेशा से टॉप करता हो, ये भी। सबसे सुटेबल आंसर कौन सा हो जाएगा, एक शिक्षक जिसके कक्षा परिणाम श्रेष्ठ आते हो, मतलब जो जिसकी कक्षा में पढ़ाए हुए बच्चे के रिजल्ट्स अच्छे आते हो। एक सख्त कार्य लेने वाला व्यक्ति, सख्त का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कोई भी उसको टास्क दिया गया है, ठीक है। या फिर जैसे सिलेबस का हो गया कि इस टाइम तक इतना सिलेबस तैयार करना है, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ाना, बच्चों को सारी चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखिए, जो टाइम से सारी चीजें करता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या एजुकेशनल लीडर की बात की गई, उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। और इसके साथ ही छात्रों और शिक्षकों में लोकप्रिय हो, ठीक है। तो डी ऑप्शन सबसे ज्यादा आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
यहाँ पे गांधी जी की एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी वॉज वेरी मच अगेंस्ट द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक, मतलब जो गांधी जी पाठ्य पुस्तकों के उपयोग के बहुत विरुद्ध थे। ठीक है, द बेसिक रीजन फॉर दिस कुड हैव बीन, मतलब इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, क्यों वो किताबी शिक्षा के विरुद्ध रहते थे, कि केवल किताबों से ही पढ़ना चाहिए, इसके विरुद्ध थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपका लर्निंग थ्रू टेक्स्ट बुक्स टेक्स्ट टू मच ऑफ टाइम, पाठ्य पुस्तकों द्वारा सीखने में बहुत समय लगता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, जब नहीं आपको आता है तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। द टेक्स्ट बुक act as barrier in डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, अध्यापक और छात्र दोनों की सृजनशीलता के विकास में पाठ्य पुस्तकें बाधक होती हैं। इसके बाद है लर्नर हैव टू मग अप द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट बुक, अधिगमकर्ताओं को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु रटनी पड़ती है, तो रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स कैन बी हेल्पफुल ओनली आफ्टर द मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, भाषा में पारंगतता प्राप्त करने के बाद ही पाठ्य पुस्तकें उपयोगी हो सकती हैं। तो देखो जहां पे भी ओनली आ गया, इफ आ गया, बट आ गया, ऐसे कोई भी वर्ड आते हैं तो वो वैसे भी ऑप्शन हमेशा एलिमिनेट ही हो जाता है। ठीक है, ओनली हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सुटेबल क्या होगा, बी आंसर आपका। अध्यापक और छात्र दोनों ही सृजनशीलता के विकास में पाठ्य पुस्तकें बाधा या बाधक होती है। ठीक है, मतलब जो बच्चों की क्रिएटिविटी है, अगर केवल वो पुस्तक से ही पढ़ेंगे, जैसे बोला भी गया है कि बच्चों के स्कूली ज्ञान के अलावा बाहरी ज्ञान भी दिया जाए। बाहरी ज्ञान का मतलब क्या होता है, कि ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों को जो सिलेबस बताया गया वो पढ़ा दिया क्लासरूम में। ठीक है, अब तो आपने देखा है कि कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन की भी बात होती है। ठीक है, तो और इसके बाद एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात होती है। किस लिए होती है, कि उनके बच्चों के खुद के जो एक्सपीरियंस है उनसे रिलेट करके पढ़ाया जाए, जिससे कि जैसे बच्चों से पूछे जाएंगे कि इस चीज पे क्या तुम्हारे विचार हो सकते हैं, या फिर क्या तुम्हारे आइडियाज हो सकते हैं, तो बच्चे उनको बताएंगे तो बहुत सारे आइडियाज निकल के आएंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चों की क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, और टीचर भी इस तरीके से अगर पढ़ाएगा तो उसकी भी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे एक एक लाइन लिखी है वैसे पढ़ के केवल बता दिया, ठीक है, ना कुछ समझाना, ना कुछ और कोई चीजें उसके बारे में बताना। ठीक है, तो सारी चीजें रिलेट करके जब पढ़ाते हैं, वो ही सबसे ज्यादा अच्छी होती है टीचर और स्टूडेंट दोनों की क्रिएटिविटी के लिए। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गांधी जी इसके खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। A lesson includes a plan of activity which supports a teacher. एक पाठ में क्रियाओं की योजना सम्मिलित होती है जो शिक्षक की मदद करती है। और इसमें कौन कौन सी योजनाएं होती हैं? सबसे पहला दिया गया है आपका, टू हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर द कंटेंट, शिक्षार्थियों को पाठ वस्तु स्मरण रखने और समझने में। यहाँ पे रिमेम्बर, देखो यहाँ पे रिमेम्बर की बात आ गई, मतलब कि रटने से रिलेटेड हो गए। टू हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर द कंटेंट, मतलब कंटेंट को याद कर लेना। ठीक है, तो ये नहीं होगा। जहाँ पे भी रिमेम्बर हो गया आपका या फिर रटने जैसा हो गया, वो नहीं होगा आंसर। टू प्रोवाइड प्रैक्टिस गाइडेंस एंड फीडबैक टू द स्टूडेंट, शिक्षार्थियों के अभ्यास निर्देशन और प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराने में। इसका नेक्स्ट है to guide the student what they should accomplish by completing the learning experiences, शिक्षार्थियों के मार्गदर्शन में कि अधिगम अनुभवों के पूर्ण करने से वह क्या उपलब्धि करेंगे। मतलब टू गाइड द स्टूडेंट व्हाट दे शुड accomplish by completing the learning experience, बच्चे जब जैसे मतलब हमने कोई चीज पढ़ा दी है, मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन करने के बाद कितना आपके अंदर वो आया, कि ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है एक शिक्षक के लिए। ठीक है, इसके बाद है टू मेंटेन द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, शिक्षार्थियों का ध्यान बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, रटने वाला तो आउट हो गया। इसके बाद है यहाँ पे किस चीज के बारे में पूछा गया है, प्लान ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोवाइड प्रैक्टिस गाइडेंस फीडबैक टू स्टूडेंट, उनको प्रोवाइड करना। ठीक है, ये हो सकता है अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते तो उसमें, लेकिन सबसे बेस्ट हमें क्योंकि देना है, तो शिक्षार्थियों के मार्गदर्शन में
अधिगम अनुभवों के पूर्ण करने से वह क्या उपलब्धि करेंगे, मतलब बच्चों को अगर कोई टॉपिक पढ़ाया है, मान लो मैंने आपको आरटीई के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, तो उसके बारे में सब कुछ बताया कि कब आया था, फिर कब लागू हुआ था, ठीक है, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए थे, कितनी ईयर के हुए थे, डिसेबल्ड बच्चों के लिए कौन कौन सी एज होती है, इसके साथ ही इसमें कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है जो डिसेबल्ड चाइल्ड है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैंने बता दिए। फिर अब है कि आपके सामने अगर आरटी को कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसको सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो यही है, सी ऑप्शन है आपका सबसे सही हो जाएगा कि जो भी पढ़ाया है उससे बच्चों ने कितनी उपलब्धि हासिल की, वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रूव टू बी अ बेटर प्रिंसिपल, निम्न में कौन एक श्रेष्ठ प्रधानाचार्य सिद्ध होगा। और यहाँ पे कौन सा श्रेष्ठ प्रधानाचार्य सिद्ध होगा ये बताना है आपको। द वन हु क्लीन द फ्लोर ऑफ द क्लास इन्वॉल्विंग ऑल स्टूडेंट एंड टीचर, वह जो सभी छात्रों और शिक्षकों को शामिल कर स्वयं भी कक्ष के फर्श की सफाई करे। वह है जो शिक्षकों को कक्षा फर्श की सफाई करने हेतु छात्रों के साथ कार्य करने हेतु राजी करे। वह जो फर्श साफ करने के लिए एक श्रेष्ठतम एजेंसी को काम दे, ठीक है। नेक्स्ट है, वह जो सख्ती से आदेश दे कि फर्श की सफाई की निगरानी रखे तथा इनाम तथा दंड द्वारा पुनर्बलन करे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन हो जाएगा, इन चारों में से आपको बताना है। वैसे फर्श की सफाई ये प्रधानाचार्य का, अगर मतलब जैसे हम लोग अपने विचार से देखें तो ये चीज नहीं होगी, लेकिन जो भी ऑप्शन दिए गए पेपर में हमेशा आपको याद रखना है, आपको अपने हिसाब से या फिर अपने लॉजिक से कोई चीज नहीं बतानी है। जो भी पहले तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फिर सारे चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, एक ऑप्शन पढ़ा, दो ऑप्शन पढ़ा, उसमें उनको सही लगा टिक कर दिया, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाता है। आपको हमेशा जितने भी ऑप्शन दिए गए, चार दिए गए, पांच दिए गए, सारे बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद ही आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे सही कौन सा हो जाएगा, कौन सा सबसे श्रेष्ठ प्रधानाचार्य होगा, द वन हु क्लीन द फ्लोर ऑफ द क्लास इन्वॉल्विंग ऑल स्टूडेंट एंड टीचर, मतलब जो टीचर से भी करवा रहा है, बच्चों से भी करवा रहा है और खुद भी साफ कर रहा है, तो वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल पेडागोगी इज एसोसिएटेड विद, क्रांतिक शिक्षण उपक्रम संबंधित है। और यहाँ पे पूछा गया कि जो क्रिटिकल एजुकेशन है वो मेनली किसने दी थी, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका रॉबर्ट गैगने, पाउलू फेरे, या फिर लेव वाइगोस्की, जीरोम ब्रूनर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन क्रिटिकल पेडागोगी दी गई थी, पॉलो फेरे के द्वारा दी गई थी, ठीक है। इनकी एक बुक भी थी, अगर आपसे पूछ भी ली जाती है कभी कभी, तो आपको बुक का नाम भी याद रखना है, पेडागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड, ठीक है। इस बुक में ही इन्होंने क्रिटिकल पेडागोगी की बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एनसीएफ से रिलेटेड है। टू इम्प्लीमेंट द एनसीएफ 2005 इन इट्स ट्रू स्पिरिट, व्हाट विल बी योर सिक्वेंशियल प्रायोरिटाइज एज अ स्कूल प्रिंसिपल। एनसीएफ को इसके सही मायनों में लागू करने हेतु तो एक स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में आपकी क्या क्रमिक वरीयताएं होंगी, ठीक है। एनसीएफ को लागू करने के लिए यहाँ पे सिक्वेंशियल प्रायोरिटाइज पूछी गई है, तो सीक्वेंस में सारी चीजें लगानी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका रिव्यूइंग लर्निंग मटेरियल इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों समेत अधिगम सामग्री की समीक्षा करेंगे। चेंजिंग द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ लर्नर इन द क्लास, कक्षा में अधिगमकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था को बदलना। कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ स्टाफ मेंबर की बैठक बुलाना। डिसाइडिंग पेडागोगी स्ट्रेटजी, शिक्षा शास्त्रीय युक्तियां तय करना। या फिर कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, सभी स्टेक होल्डर को बैठक बुलाना। कॉन्स्टिट्यूटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड, ठीक, और उसको लागू करना। लागू करने तथा निगरानी समिति बनाना। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, सबसे पहले जैसे आपको एनसीएफ मतलब कोई भी चीज लागू करनी है, तो सबसे पहले क्या होगा,
कॉलिंग मतलब पहले मीटिंग बिठाएंगे, जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, है ना, मतलब जितने भी टीचर्स हैं उनकी सबकी। तो सबसे पहले तो सी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ ऑल स्टॉक होल्डर, सभी स्टॉक, मतलब पहले तो मीटिंग ही होगी, क्योंकि लागू तब होगा जब मीटिंग्स हो जाएंगे, सबसे सुझाव ले लिए जाएंगे, ठीक है, परामर्श लिया जाएगा, ठीक है, सबके व्यू पॉइंट देखे जाएंगे कि कैसे कैसे हो सकता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि प्रिंसिपल है तो केवल अपनी चीज थोपना, ऐसा कभी नहीं होता है। जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ के मेंबर हैं, सबकी ही मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। कोई भी चीज स्कूल में नई लागू अगर होती है, ठीक है, उसके बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो मीटिंग वाले पहले हो जाएंगे आपके, ठीक है, सी और ई सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है लागू करें तथा निगरानी है समिति बनाना, ठीक। फिर मीटिंग होगी, सारे विचार विमर्श हो गए, उसके बाद लागू करने तथा निगरानी है समिति बनाई जाएगी। उसके बाद हो जाएगा आपका रिव्यूइंग लर्निंग मटेरियल इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, ठीक है। फिर जितने भी लर्निंग मटेरियल है टेक्स्ट बुक के सहित, उनको देखेंगे, उसको रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट है, फिर क्या है, कक्षा में अधिगमकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था को बदलना, ठीक है, चेंजिंग द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ लर्नर इन द क्लास। फिर बच्चों तक चीजें आएंगी, तो सबसे बाद में आपका हो जाएगा बी, ठीक है, चेंजिंग द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ। यहाँ पे क्योंकि किसकी बात हो रही है, एनसीएफ 2005 की, ठीक है। तो एनसीएफ किससे रिलेटेड है, करिकुलम रिफॉर्म से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे उसके हिसाब से ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले मीटिंग्स बुलाएंगे, ठीक है। फिर क्या लागू करना है, निगरानी करनी है, उसके लिए अलग अलग समिति बनेगी। फिर क्या होगा कि जो डिसाइडिंग पेडागोगी आपकी डी आएगी, मतलब पेडागोगी कौन कौन सी शिक्षा शिक्षा युक्तियां हैं उनको तय करने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी डी ए एफ ए बी, ठीक है। ये आपको बी ऑप्शन यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटी। मतलब जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है, पाठ सहगामी गतिविधियां, मतलब कोर्स को पढ़ाने के अलावा जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, उनके पीछे का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, को करिकुलर एक्टिविटी एट पार्ट ऑफ करिकुलम ओनली। अब देखो यहाँ पे ओनली आ गया तो ये पहले ही आउट हो गया, ठीक है। co-curricular activity give a chance to school to get a name and fame, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि को करिकुलर एक्टिविटी इसलिए कराई जाती है कि स्कूल का नाम हो, ठीक है, तो ये भी नहीं है। इसका नेक्स्ट है, को करिकुलर एक्टिविटी हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, को करिकुलर एक्टिविटी आर पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो सबसे सटीक कौन सा है, सी ऑप्शन, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटी क्यों करवाई जाती है, जिससे कि जो बच्चे हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। इसके बाद एनईपी जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपका एनईपी 2020 है, ठीक है। उसमें बात भी की गई है किसकी, 360 डिग्री असेसमेंट की, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए करवाई जाती है कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग मीन्स, मतलब संस्थागत नियोजन का अर्थ है, तो क्या अर्थ हो जाएगा, क्रिएटिंग इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन द प्लान गोल, नियोजित उद्देश्यों पर आधारित संस्थाओं का निर्माण करना, कंडक्टिंग स्वैट एनालिसिस वाइल प्लानिंग एट इंस्टीट्यूशनल लेवल। तो यहाँ पे स्वैट विश्लेषण और करने के बाद संस्था स्तरीय योजना का निर्माण करना। और यहाँ पे स्वैट का क्या मतलब है, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड एक टर्म है। इसका मतलब एस से क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो जाती है, ठीक है, स्ट्रेंथ। इसके बाद डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, वीकनेस। इसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा टाइम हो जाता है, या फिर टाइम के अलावा भी कोई चीज यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मेरा आपको याद रखना है, स्वैट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ भी देखनी है, वीकनेस भी देखनी है, मतलब सारी चीजें देख के फिर उसका एनालिसिस करके तब योजना बनाई जाएगी, ठीक है। इसके नेक्स्ट है, प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल ऑन द बेसिस ऑफ फेल्ड नीड एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, संस्थान के स्तर पर अनुभव की हुई आवश्यकताओं तथा उपलब्ध उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नियोजन करेंगे, ठीक है। या फिर कंडक्टिंग सेमिनार्स एंड प्लानिंग मीटिंग्स टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ एनी
इंस्टीट्यूट किसी भी संस्था की कार्य प्रणाली सुधारने के लिए सेमिनार तथा योजना बैठकों का आयोजन करना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? संस्थान के स्तर पर अनुभव की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों संसाधनों के आधार पर नियोजन करना। मतलब संस्थान का जो भी स्तर है, संस्थान का जो भी लेवल है, उसके हिसाब से फिर उसकी नीड समझी जाएगी। मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर संस्थान है, मान लो कोई स्कूल खोला गया, ठीक है, तो उसकी क्या नीड है, सबसे पहले तो नीड ही देखते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से ही क्या होगा फिर नीड देखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मान लो कोई गांव में स्कूल खोला है, ठीक है, अब एकदम हाई टेक्नोलॉजी लैब लगानी है, ये एक तो वो चलेगी नहीं क्योंकि बच्चे उस लेवल के नहीं होंगे, ठीक है। मतलब एकदम ऐसा तो है नहीं कि बैंगलोर टाइप का स्कूल आप कहीं गांव एरिया में खोल देंगे, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले तो उसकी नीड देखी जाएगी, क्या आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट की प्लानिंग की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफर टू हायर ऑर्डर थिंकिंग विच इन्वॉल्व एक्टिव कंट्रोल ओवर द कॉग्निटिव प्रोसेस इंगेज इन लर्निंग। यहाँ पे आपको बताना है अधिगम में प्रयुक्त संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर संक्रमण नियंत्रण में प्रयुक्त उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित है। तो क्या चीज यहाँ से संबंधित है सबसे ज्यादा? कौन सा सुटेबल आंसर आपको लग रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोसेस स्किल या फिर मेटा कॉग्निशन। तो क्या पूछा गया है? रिफर टू हायर ऑर्डर थिंकिंग विच इन्वॉल्व एक्टिव कंट्रोल। मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग बहुत उच्च स्तरीय की सोच जिसमें क्या है कि एक्टिव कंट्रोल ओवर द कॉग्निटिव, मतलब जो संज्ञान है उस पे लर्निंग के उपलक्ष्य में